चलिए ध्यान देंगे, अगला लिखो दहन। अगली हेडिंग डालिए दहन। कितना पॉइंट हो गए थे? 9। 10वां है ना, लिखिए दहन। तो देखिए, चूंकि एक ज्वलनशील और वाष्पशील द्रव है, इसीलिए अगर आप इसे ज्वाला के संपर्क में लाएंगे और इसे ऑक्सीजन मिल गई तो ये जलता है, विस्फोटक मिश्रण बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक साथ बनते हैं, जो कि एक विस्फोटक मिश्रण का कार्य करता है। तो लिख लीजिए, 2 लाइनें इसके बाद रिएक्शन कराते हैं। लिखो, एक वाष्पशील व अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। एक वाष्पशील व अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। इसकी वाष्प ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। विस्फोटक मिश्रण बनाती है, अतः इसे ज्वाला से दूर रखना अति आवश्यक है। अतः इसे ज्वाला से दूर रखना अति आवश्यक है। देखिए, यहां ऑक्सीजन ले लीजिए, लेकिन ज्वाला या प्रज्वलन लिख सकते हो। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 तत्व हैं। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके, और हाइड्रोजन क्या बना लेगा? जल बना लेगा। कार्बन कितने हैं? 2 2 4, यानी 4 आपको CO2 मिलने वाले हैं और 5 5 10 हाइड्रोजन है। 10 हाइड्रोजन का मतलब 5 H2O मिलेंगे। अब 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13 हो यूज हुए हैं। एक ओ यहाँ पर है तो कितने और चाहिए? 12 है, तो 6 O2 ले लिया जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये रहा, इसकी रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। 11वां देखिए, हाइड्रो पेरोक्साइड का बनना। अभी लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए। हाइड्रो पेरोक्साइड का बनना। रिएक्शन उतार के हेडिंग डालिए, फिर इस पर डिस्कस किया जाए। रिएक्शन उतार के हेडिंग डालिए, फिर इस पर डिस्कस करें। कल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आया था, देखा आप लोगों ने? बहुत कम लोगों ने देखा, ठीक है? ध्यान दीजिए, हाइड्रो पेरोक्साइड का बनना। हाइड्रो पेरोक्साइड कैसे बनता है? देखिए, अगर आप ईथर के लिए, जैसे कि डाइएथिल ईथर को ही ले लिया जाए, इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3। इसकी अगर आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। दोनों में अंतर है, यहां भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ज्वाला की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, यहां प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो ये पेरोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है? ए वाला जो H है यहां से हटेगा और 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा, और फिर वो वाला H फिर से वहां पर ऐड हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा? CH3 CHOO और फिर H, CH फिर O और O आया, और वो वाला जो H हटा वो यहां पर आकर के जुड़ गया। क्लियर है? बाकी सब कुछ वही रहना है। OCH2 CH3, तो ये बन गया डाइएथिल ईथर हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है? हाइड्रो पेरोक्साइड, H2O2 होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो एक साइड में डाइएथिल ईथर है
भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला यही तो होता है। अब इतना हिस्सा तो है यहाँ पर, बचे हिस्से में कौन आ गया, H की जगह, इसको रिप्लेस कर दिया गया है डाई एथिल ईथर ग्रुप के द्वारा। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर और हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो पूरा रह नहीं गया, एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रो पेरोक्साइड। इसे शॉर्ट रूप में आप कह सकते हो ईथर पेरोक्साइड, ईथर पेरोक्साइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये ईथर पेरोक्साइड बनाता है जो कि विस्फोटक होता है, विषैली प्रकृति का होता है। विस्फोटक है, विषैली प्रकृति का है, हालांकि गंध मीठी है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। रंगीन बोतल में से रखा जाता है क्योंकि ये प्रकाश को रंगीन कांच एब्जॉर्ब कर लेता है। ऊपर तक इसलिए भर के रखते हैं जिससे कि कोई जगह खाली ना रह जाए जहां ऑक्सीजन अपनी जगह बना पाए। तो पूरी तरह से भर कर रखा जाता है जिससे ये कुछ केस वैसा ही है क्लोरोफार्म जैसा। ठीक है, जो हमें सावधानी क्लोरोफार्म में रखनी पड़ती है, सेम वही सावधानी यहाँ पर भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अंतर सिर्फ इतना है, क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, फास्जीन गैस, जो कि जहरीली गैस होती है। यहाँ पर क्या बन रहा है, ईथर पेरोक्साइड, ये भी जहरीला है और सेम वही कंडीशन है। तो वही वो कंडीशन हटाने के लिए, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से ऊपर तक भरकर रखते हैं, ढक्कन तक। ठीक है, जिससे उसके अंदर वायु ना पहुंच पाए, उसकी जगह उसे ना मिल पाए। तो ये आपने रिएक्शन उतार ली है, हेडिंग डाल ली है, तो इस हेडिंग में लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर रिएक्शन उतारिएगा। लिखो ये सूर्य के प्रकाश, लिखो ये है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके तीखी गंध वाला विषैला व विस्फोटक द्रव विषैला व विस्फोटक द्रव हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है। इसीलिए ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। अब क्रिया उतार लीजिए, अब क्रिया उतारिए। अगला देखिए 12वीं रिएक्शन, कार्बन मोनो ऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया होती तो एकदम सिंपल रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, C2H5O C2H5 एक कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, किसकी उपस्थिति में, BF3 और H2O की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 500 वायुमंडलीय दाब पर।
तो क्या आपको इसमें क्या करना है, स्टॉप राइटिंग से समझ लो, बाद में उतार लीजिएगा। ये CO यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा बस, O और C2H5 के बीच में, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। तो C2H5 CO आ गया यहाँ, फिर कौन बचा, O C2H5, C2H5 फिर CO आ गया, फिर कौन बचा, O C2H5। तो ये बन क्या गया, यहाँ पर जब CH3C डबल होता है तो क्या कहलाता है, एसीटेट। और अगर अब 3 कार्बन हो गए, 2 और 1 3, तो प्रोपियोनेट हो जाएगा, प्रोपियोनेट हो जाएगा कि नहीं। और ये एथिल है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल प्रोपियोनेट प्राप्त होता है, जो कि कौन है, एक प्रकार का एस्टर है। ये नोट करिए, फिर उपयोग लिखाए जाएं। उपयोग देखिए, उपयोग इसके क्या है। तो पहला उपयोग तो इसका क्या है, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में, शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग काय में किया जाता है, निषेचक के रूप में किया जाता है। दूसरा, एक ऐसा द्रव होता है जिसमें तेल, वसा, मोम ये सब घुल जाते हैं, यानी इनके लिए किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। तीसरा देखिए, तीसरा विलायक निष्कर्षण में हम इसका उपयोग करते हैं, विलायक निष्कर्षण में, यानी कोई पदार्थ एक विलायक में दूसरे विलायक के अपेक्षा अधिक विलेय है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अमिश्रणीय, 2 अमिश्रणीय द्रव, जैसे जल में कोई चीज घुली हुई है, ठीक है, जल में कोई चीज घुली हुई है और हमें उसे अलग करना है, और वो मान लो जल से ज्यादा ईथर में घुलना ज्यादा पसंद है उसे, तो जब हम ईथर के साथ उसको जो है उसका निच्छालन करें, खूब उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, तो जल से निकल करके वो काय में आ जाएगी, ईथर, और ईथर से हम उसको सेपरेट आसानी से कर लेंगे। तो विलायक निष्कर्षण विधि में इसका उपयोग करते हैं। और चौथा, ये सब विधियां पहले थी, हटा दी गई, सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है, ये सब चीजें पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हो गया विलायक निष्कर्षण में। और इसका क्या उपयोग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण भी इस के द्वारा किया जा सकता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हम क्या कर सकते हैं, संश्लेषण इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं। वैसे आप उपयोग जितने भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें जो जो बना है वो सब उपयोग हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण यौगिक बने हैं। अब इसका ये उपयोग नहीं लिख दीजिएगा ईथर परऑक्साइड बनाने में, ये कोई उपयोगी पदार्थ थोड़ी बन रहा है, यानी अभिक्रियाओं में जो उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं उनको बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसे पदार्थ जहर थोड़ी बनाएंगे और हम बताएं कि ये इसका उपयोग है, नहीं। हाँ, बनाया जा सकता है लेकिन वो उसके उपयोग की श्रेणी में नहीं आएगा, उपयोग थोड़ी कर सकते हो उस पदार्थ का। तो लिखो आप लोग, हेरिंग डाली उपयोग लिखो, नंबर 1, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में नंबर 2, तेल कामा बसा कामा मोम कामा रेजिन आदि के विलायक के रूप में
नंबर 3, विलायक निष्कर्षण में, विलायक निष्कर्षण में और नंबर 4, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन लिखिए, ईथर को रंगीन बोतल में ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? तो ये अभी हम समझा चुके हैं, इसलिए केवल लिख लीजिए, समझाने की अवस्था नहीं है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अगर इसे प्रकाश मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या बनाता है? ईथर परऑक्साइड, जो कि विषैली प्रकृति के हैं। तो ये रिएक्शन रोकने के लिए हमें ईथर को रंगीन बोतल में लेना पड़ता है, क्योंकि रंगीन कांच प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर तक भर के रखते हैं, इसलिए जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन को जगह ना मिल पाए। तो लिखिए आप लोग, ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ईथर परऑक्साइड बनाता है, क्रिया करके ईथर परऑक्साइड बनाता है। जो विषैली व विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, जो विषैली व विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, मतलब कई बार लैब में रखे होते हैं, कोई खोल देता है, इनके लिए खुले वगैरह रखे हैं तो बोतल फट जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। जो विषैली व विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, अतः इस सब क्रिया को रोकने के लिए ईथर को रंगीन बोतल में, ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। जिससे रंगीन कांच प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, रंगीन कांच प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तथा पूर्ण रूप से भरने से ईथर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ईथर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
उतार लीजिए। अब क्रिया उतारो, ये वाली अब क्रिया उतारो ना, जिसमें ईथर पेरोक्साइड बन रहा है, ये वाली अब क्रिया उतार लीजिए। अब क्रिया लिख दो। अब ये तो अलग से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो लिखना ही पड़ेगा, है? तुम कहोगी नहीं सर हमने लिख लिया, एक बार हमने लिखा, एग्जाम में तो अलग अलग लिखना पड़ेगा अगर आएगा तो। अब क्रिया उतारिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि ईथर प्रकाश और वायु की उपस्थिति में पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है, जो जहरीली प्रकृति के हैं, विस्फोटक हैं, और ईथर का उपयोग काय में किया जाता है, निषेचक के रूप में भी किया जाता है, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में। अब इसका मतलब जब हम शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, उससे पहले एक बार इसको टेस्ट जरूर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर पेरोक्साइड हो। तो मरीज को सुंघा रहे हैं बेहोश करने के लिए, हैं, अब वो हमेशा के लिए बेहोश हो जाए, सीधे ट्रांसफर हो जाए उसका। तो निषेचक के रूप में इसका प्रयोग करने से पहले ये जांच लेना जरूरी होता है कि कहीं ईथर में पेरोक्साइड अशुद्धि के रूप में तो नहीं है। तो इसकी जांच कैसे की जाती है, उसके लिए क्वेश्चन है, लिखिए। लिखो ईथर का एक परीक्षण लिखिए, आ भी चुका है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ईथर का एक परीक्षण लिखिए। देखो चूंकि ईथर का एक परीक्षण लिखिए, लिख लिया। देखो चूंकि ईथर में विषैले ईथर पेरोक्साइड होने की संभावना होती है, विषैले ईथर पेरोक्साइड होने की संभावना होती है, अतः इसे निषेचक के रूप में प्रयोग करने से पहले करने से पहले इसका परीक्षण करना अति आवश्यक है। इसका परीक्षण करना अति आवश्यक है। इसका परीक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब देखो अगर अशुद्धि है तो ये जो ईथर पेरोक्साइड होता है, हम उस ईथर में KI विलयन डालेंगे। क्या डालेंगे? KI डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ये आयोडीन की बैगनी रंग की वाष्प उत्पन्न करेगा। अगर आयोडीन की बैगनी रंग की वाष्प उत्पन्न हो तो समझ जाओ ईथर पेरोक्साइड कंफर्म है उसके अंदर। तो उसे दूर करो, तो तब यूज करिए उसका, या फिर उस ईथर का उपयोग मत करिए शल्य चिकित्सा निषेचक के रूप में, नहीं तो मरीज जो है बेहोश नहीं सीधे चला जाएगा, टोल जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो एक तो आप KI पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी अशुद्धि मौजूद हुई तो आप मोहर लवण तो जानते हो, बताओ क्या फार्मूला होता है मोहर लवण का? मोहर लवण तो पढ़ाया है आप लोगों के लिए।
कहाँ पढ़ाया था? अच्छा बताओ। 5वें चैप्टर में क्या था ये? चलो फार्मूला छोड़ो, क्या था, किस क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए। द्विक लवण का उदाहरण था, उदाहरण नंबर 1 मोहर लवण। क्या फार्मूला कोई बता सकता है? ये बिटिया बताएगी। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? दिव्यासा बताओ क्या फार्मूला है? फिर इंटू। वेरी गुड, दिव्यासा बहुत बढ़िया पढ़ रही है, देखिए तुरंत बता दिया, बिना देखे। देखिए बताया, बिना देखे बता दिया। तो आपको, और मैं कई बार कहता हूं कि आपको आपने कितना सीखा है, ये बात इस बात से तय होती कि अचानक आपसे कुछ पूछा जा रहा हो, आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं। चलते फिरते जो आपको याद है, जो आपको पता है, वही उतना ही सीखा है आपने, ये समझ लीजिए। उसके अलावा आपने रटा है या फिर उसको सीखने की कोशिश नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मोहर लवण और पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट इसके अंदर डालते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है। अगर ऐसा हो तो भी इसकी अशुद्धि है। इसी का शुद्धि की वजह से दोनों आपको परीक्षण दिखाई देंगे। आयोडीन की बैगनी वेपर्स, वायलेट वेपर्स, और रेड कलर मोहर लवण और पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों घटनाएं नहीं घटित हो रही, तो ईथर शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध ईथर ये दोनों परीक्षण नहीं देता। ये परीक्षण होता ही है इस पेरोक्साइड की वजह से, ईथर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। यही पेरोक्साइड रिएक्शन करके यहाँ पर चेंजेस पैदा करता है। ठीक, तो लिख लीजिए दोनों पॉइंट। समस्या क्या है कि बच्चों को अगर डांट दो, कूट दो, पीट दो, तो क्या होता है कि वो अगले दिन गायब हो जाते हैं। अब आज कल हमने 3 वाले क्लास में जरा जो है डंडा चला दिया, तो आज कई विद्यार्थी गायब दिखे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि कल भी हम सुनेंगे। पहले फिनॉल वाला पूरा पोर्शन याद करके आइएगा, तो सुनेंगे। तो गायब दिखे आज कई सारे बच्चे। तो ये क्या है? ये कायरता है, ये भागना है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। तो अगर आप, अब हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, आपको डांटा ही इसलिए जा रहा है, आपके हित के लिए डांटा जा रहा है। आपको डांटा ही इसलिए जा रहा है कि अभी तक आपने याद नहीं किया है, तो अब याद करने लगो। अब तुम मैदान ही छोड़ दो तो क्या किया जा सकता है, बताइए? हैं? कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन के लिए, अगले दिन अर्जुन मैदान में ही ना आए, मैदान छोड़कर भाग जाएं, तो कृष्ण क्या कर लेंगे, बताइए? आप बताओ। तो क्या जो है कृष्ण भगवान उनसे ये कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, 11 नारियल चढ़ा हुआ कर हमारे ऊपर, तब तुम मैदान में जाने लायक हो जाओगे। कई समय जो है संत तो हम नहीं कहेंगे, उनको व्यापारी कहेंगे। वो आडंबर आप लोगों के लिए टीवी पर दिखाते हैं। एक कोई हैं प्रदीप मिश्रा करके हैं, जाने कौन है, मैं देखा हूँ। मैंने देखा कि अगर आपका बालक बिल्कुल ना पढ़ाई किया हो तो बेलपत्री लीजिए, उसमें शहद लगाइए और उल्टा करके शंकर जी की शिवलिंग पर चिपका दीजिए, कोई फेल कर ही नहीं सकता उसके लिए। हमने कहा हाँ ये बात तुम्हारी यूपी बोर्ड में सही हो सकती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला? उन्हें पता है कि बच्चे आजकल पास ही किए जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा करेंगे, उन्हें पता होगा हम पढ़े तो बिल्कुल नहीं, फिर भी पास हो गए, तो उनकी दुकान अच्छे से चल जाएगी। तो ये इन सब चीजों में नहीं पढ़ने की जरूरत होती। आप बताइए, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही तो प्रधान है। बताइए आप, अगर कर्म प्रधान ना होता तो भगवान श्री कृष्ण पूरा गीता नहीं सुना देते उनके लिए, अर्जुन को। वो कहते कि 11 नारियल हमारे ऊपर चढ़ाओ और वो 21 रुपये प्रसाद चढ़ाओ, देखो ये कौरव सब समाप्त एक दिन में। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही, जब भगवान ने स्वयं ये सब आडंबर नहीं बताए, तो इन आडंबरों में लोग क्यों पढ़ते हैं?
हमें यही नहीं समझ में आता है। हाँ ठीक है, भगवान की सेवा करिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जरूर जाइए, उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आडंबर लोग बताते हैं कि ये करो वो करो, ये ढोंग, ये सब चीज़ों में मत पड़ा करिए कि वहाँ चले जाओ तो तुम्हारे रोग नष्ट हो जाएंगे, यहाँ चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल अंधे हैं एकदम, रोड जाम कर देते हैं। बताइए, अब मैं नाम नहीं लूंगा कई जगह ऐसी हैं, मतलब बेवकूफों की कमी नहीं है इस देश में। चलिए, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उधर मत जाइए। तो ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो ये बात इसलिए आ गई कि मैं बता रहा था कि कल मैंने डांट दिया उस बैच में। डांट क्या मतलब, एक एक डंडा मारा सबको सूत सूत करके, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड कितनी बार हार चुका है बताइए, कई रिएक्शंस में आ चुका है। उसका फार्मूला केवल 4 बच्चों को पता था, 4 लड़कियों को। लड़के सारे पिटे, 4 लड़कियों को छोड़ करके बाकी सब लड़कियां पिटी। तो इसमें क्या गलत है? अब घर वालों को इंक्वायरी करनी चाहिए कि मेरे बच्चे की पिटाई हुई तो बच्चा हमारा वहां क्यों नहीं गया, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं होगा कि हम कोचिंग नहीं गए हैं। घर से आए होंगे लेकिन कोचिंग तक नहीं आए। अब 2-1 दिन देखेंगे कि सर का मूड कैसा है, डंडा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब फिर पूछ पाछ के आएंगे कि हाँ चलो ठीक है अब नॉर्मल है ठीक है। तो ये भागना है, ये पढ़ाई से भागोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई से भाग करके क्या पढ़ाई हो जाएगी? पढ़ना फिर भी पड़ेगा, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, कुछ भी करो, या फिर पढ़ना ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जिसका कोई उपयोग ना हो आगे चल करके। तो लिखो आप लोग, क्या लिखा? इसका परीक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है। लिखो नंबर 1, पराक्साइड युक्त ईथर पराक्साइड युक्त ईथर KI के साथ आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न करता है। KI के साथ आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न करता है। बैंगनी वाष्प उत्पन्न करता है। नंबर 2, पराक्साइड युक्त ईथर मोहर लवण व पोटेशियम थायोसाइनेट के मिश्रण के साथ लाल रंग देता है। लाल रंग देता है। नई लाइन से लिखो, शुद्ध ईथर उपरोक्त दोनों परीक्षण नहीं देता है। शुद्ध ईथर उपरोक्त दोनों परीक्षण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, उदाहरण देते हुए समझाइए। उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है
तथा अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है, तथा अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमसे क्या किया गया कि ईथर जो है अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं, और उससे भी पहले प्रश्न क्या किया गया कि ईथर लुईस क्षार अर्थात लुईस बेस के समान व्यवहार करता है। ये बात समझानी है, तो देखिए ROR ये ईथर होता है सामान्य सूत्र। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में? 6। एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में चला गया, 2 चले गए, कितने बचे? 4। तो 2 और 2 4। अब देखो इसके पास क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जिसने रासायनिक संयोग में भाग ना लिया हो। अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरों को दान भी कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, हेलो नमस्ते, अच्छा ठीक। ये बाहर वो एक बच्चा है, उससे वो कागज ले लो। तो देखिए, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरों को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जिसके पास होगा वही तो देगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं, और जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे BF3 AlCl3, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने 11th में भी। ठीक है, तो यहां पर ईथर के पास 2-2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2-2 लोन पेयर है। अतः ईथर दूसरों को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कर सकता है। अतः लुईस के अनुसार ये कौन है? क्षार है, जिसे हम लुईस क्षार भी कहते हैं। अब देखो ये ऑक्सोनियम लवण कैसे बनाएगा और कैसे दान करेगा, दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, C2H5 OC2H5 है ये। इसकी क्रिया हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये क्षार है। क्यों भाई? ये सिद्ध करना है कि ये लुईस क्षार है, क्षार है या लुईस क्षार है। जो भी लुईस ने बताया इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए लुईस क्षार कहते हैं। तो ये लुईस क्षार है, क्षार ही लिखा रहने दीजिए, क्या जरूरत है। ठीक, तो यहां पर हमने जैसे HCl ले लिया, अम्ल है ये, ठीक, H पर प्लस और Cl पर माइनस। तो इसका H प्लस इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कहाँ अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। भूख लगेगी, कहाँ अटैक करोगे? भंडारे पर। अब पढ़ाई की अगर भूख लगी है तो जहां से तुमको शिक्षा प्राप्त हो सकती है उस भंडारण पर अटैक करोगे। तो वहां जाओगे, जैसे स्कूल है, कोचिंग है, ठीक है, तो वहां उनसे सीखोगे जाकर के। भूख लगी है पेट वाली, तो फिर भंडारा कहीं चल रहा है तो वहां पे अटैक करोगे। तो ऑक्सीजन पर देखो भंडारा चल रहा है, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इस भंडारे पर अटैक करेगा। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस लगा, इसका मतलब वो भी नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो यहाँ अटैक करके इन 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना लेगा। और क्या मिलेगा आपको? C2H5O C2H5, यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार कमी हो जाएगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम। देखिए, कार्बन पर जब धनावेश होता है तब क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन कहते हैं ना। इसी प्रकार ऑक्सीजन पर धनावेश होगा तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम आयन। तो H यहां जुड़ गया, Cl कहाँ जाएगा? बाहर, Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? डाई एथिल ऑक्सोनियम।
ऑक्सोनियम, और बाहर कौन है क्लोरीन, तो क्लोराइड। और ये कौन है, लवण है। क्यों लवण है, अम्ल और क्षार दोनों क्रिया कर रहे हैं। जब भी अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो लवण ही बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, आयनिक यौगिक बना तो लवण है ये, ठीक है। तो ये ऑक्सोनियम लवण बनाता है। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए C2H5OC2H5, यहाँ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये है। अगर मान लो H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराई जाए तब क्या होगा, H पर पॉजिटिव, HSO4 पर निगेटिव, तो क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा और क्या बना लेगा, देखिए C2H5 इसका H यहाँ आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर कौन आ जाएगा, HSO4 निगेटिव। नाम क्या हो जाएगा, इतना कौन है, डाईएथिल ऑक्सोनियम, डाईएथिल ऑक्सोनियम। डाईएथिल ऑक्सोनियम, और ये कौन है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि कौन है, एक लवण है। कौन है, लवण है। तो चूंकि आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक दाता का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दाता का कार्य करने के कारण ये कौन है, क्षार है, और अम्लों से क्रिया करके क्या बना रहा है, ऑक्सोनियम लवण बना रहा है। यानी ऐसा लवण बना रहा है जिसमें ऑक्सीजन पर क्या है, धनावेश है। ऑक्सीजन पर धनावेश होगा तब हम इसे ऑक्सोनियम आयन कहेंगे, ठीक है। और चूंकि लवण बन रहा है तो ऑक्सोनियम लवण कहेंगे। तो लिख लीजिए, यही सवाल है ना हमारा, कि उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस अर्थात लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है तथा अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो लिखो, ईथर का सामान्य सूत्र ROR होता है। ईथर का सामान्य सूत्र ROR होता है। और उस पर लोन पेयर भी दर्शाइए, ROR पर लोन पेयर भी दर्शाइए। चूंकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रैकेट में लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। अतः
इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान अतः इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण ईथर लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। तथा अम्लों से क्रिया करके निम्न अभिक्रियाओं के अनुसार ऑक्सोनियम लवण बनाता है। निम्न अभिक्रियाओं के अनुसार ऑक्सोनियम लवण बनाता है। उतार लीजिए रिएक्शन। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। कल समाप्त हो जाएगा, उम्मीद है ये चैप्टर। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।